नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज रविवार 5 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में जनता से कई लोक लुभावने वादे किए हैं। इन वादों में जातिगत जनगणना, किसानों का कर्ज माफ, 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, भूमिहीनों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जैसे कई अन्य वादे शामिल हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते वक्त छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जुमलेबाजी का शब्द जुड़ता है तो वह बीजेपी के साथ जुड़ता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। वहीं बीजेपी ने अपने 25 वादों को नहीं निभाया। हमने सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया, 20,000 किसानों का 10,000 करोड़ माफ किया है और बीजेपी पीएम मोदी का नाम लेकर मोदी की गारंटी दे रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। इसमें पहले चरण की वोटिंग अब से 2 दिन बाद यानी 7 नवंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। इसके अलावा 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाया जाएगा। वहीं अब पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उन पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। यहाँ यह याद करने वाली बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बार बार विरोध किया था और ये पीएम गरीब कल्याण योजना और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ही है, जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यू टर्न का एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऐसे ही मनरेगा को लेकर भी उन्हें अपना स्टैंड बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जो महामारी के दौरान जीवन रक्षक साबित हुई। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनकी यह ताज़ा घोषणा आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं का संकेत है, जो लगातार बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अधिकांश भारतीयों की आय उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बिहार में कुछ समय पहले हुए जातीय सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार सरकार पर जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों में जानबूझकर मुस्लिमों और यादवों की आबादी बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। गृह मंत्री ने आज रविवार को कहा कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय तब लिया गया था जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन पिछले साल जेडीयू ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस, आरजेडी तथा वाम दलों के महागठबंधन में शामिल हो गई थी। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन का एकमात्र एजेंडा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो बिल्कुल भी पूरा होने वाला नहीं है। उन्हें तो इंडिया गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाया गया। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज रविवार को वेस्ट बैंक पहुंचे और यहां उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास से मुलाकात की। बता दें कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा दोनों की इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई है। साथ ही बता दें कि इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दूसरा मध्य पूर्व दौरा है। वहीं कल शनिवार को ब्लिंकन ने जॉर्डन में अरब देश के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान अरब नेताओं ने गजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू कराने की अपील की, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि वो पूर्ण विराम का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि उनकी प्राथमिकता ये है कि लड़ाई के बीच बीच में मानवीय विराम हो ताकि मानवीय मदद गजा के प्रभावित लोगों तक पहुंच सके। आपको बता दें कि इजराइल और हमास में जारी इस संघर्ष में अब तक 9,480 गजावासी मारे जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। यह जानकारी हमास द्वारा नियंत्रित गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई। इजराइल हमास में जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि यह शब्दों से परे भयावह और शर्मनाक है कि लगभग 10,000 नागरिकों, जिनमें से लगभग 5,000 बच्चे हैं, का नरसंहार किया गया है। पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बमबारी की गई। शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया और फिर भी फ्री वर्ल्ड के तथाकथित नेता फिलिस्तीन में नरसंहार का वित्त पोषण और समर्थन कर रहे हैं।
प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि युद्ध विराम सबसे छोटा कदम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तुरंत लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गजा में मारे गए मासूमों को लेकर दुख जाहिर किया था और यूएन में लाए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव से भारत के दूरी बनाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वे भारत के इस रवैये से हैरान हैं। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में आज रविवार 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक स्वर में कह रहा है कि बीजेपी है तो भरोसा है, बीजेपी है तो विकास है, बीजेपी है तो भविष्य है। उन्होंने कहा कि मैं गरीबी से निकला हूँ, गरीबी क्या होती है ये मुझे किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि दिसंबर में जब प्रधानमंत्री अन्न योजना पूरी होगी तो आने वाले 5 सालों के लिए मुफ्त राशन की गारंटी को बढ़ाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से कोई बड़ा नहीं है। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, रास्ते, गलियां सब कुछ उसी परिवार के नाम कर देती है। एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए हर गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी उसके परिवार का सदस्य है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सभी लोग मेरे परिवारजन हैं। सुरक्षा बलों में महिला अधिकारियों की तरह ही अब महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी लीव, बच्चों की देखभाल और कानूनी तौर पर बच्चे गोद लेने के लिए छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। यानी अब महिला सैनिकों, महिला नौसैनिकों और महिला वायु सैनिकों को अपने अधिकारियों की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि अग्निवीर महिलाओं को भी यह सुविधाएं मिलेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह कदम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस फैसले के मुताबिक है जिसमें सुरक्षा बलों में सभी महिलाओं की समावेशी सहभागिता की बात कही गई है। यह फैसला सेना में महिलाओं के काम की हालत को बेहतर बनाएगा और उन्हें सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 37वां मुकाबला आज रविवार 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने हैं। बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक के समय अनुसार 4 विकेट खोकर 45 ओवरों में 268 रन बना लिए हैं। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा 6ठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने का ऑप्शन दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि चूंकि प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, इसलिए दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे और कक्षा 6ठी से 12वीं के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन की वजह से दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दिल्ली के द्वारका में AQI 486 तो वहीं IGI एयरपोर्ट पर 480 दर्ज किया गया। इसके अलावा आयानगर और जहांगीरपुरी में AQI 464 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में माना जाता है। अब ऐसे में स्थिति के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है और ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने राजधानी में ग्रैब 3 के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। देश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत पर की जा रही ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि जितने काम हमने किए उसके हिसाब से बीजेपी कहीं पिक्चर में भी नहीं है, बीजेपी राजस्थान में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी है, ईडी हमारे पीछे पड़ी है। मेरे बेटे को दिल्ली बुलाया है, कोई केस, कोई शिकायत, कोई एफआईआर नहीं है। झूठी शिकायतें करने वाले बीजेपी की तरफ से हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। भाजपा ईडी के जरिए चुनाव लड़ रही है। अशोक गहलोत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को आर्थिक अपराध करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे लंदन में बैठे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो कई सालों से फरार हैं। बीजेपी को चुनौती देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारें गिराने के लिए ईडी का प्रयोग कर रहे हो। चुनी हुई सरकारें गिरेंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है।
ईडी के जरिए हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर दम है तो मुकाबला करो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।